हेलो एवरीवन, आज अपन बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसका प्रिपरेशंस पढ़ा चुका हूं। उसके बाद अपना जो टॉपिक इसमें बचता है वो आपका रहता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसका एसिडिक कैरेक्टर, जिसको अपन एसिडिटी भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों को। फर्स्ट है अपना एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर, इस एसिडिक कैरेक्टर को अपन एसिडिटी से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिड की एसिडिटी कितनी है या उसका एसिडिक कैरेक्टर कितना है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो या उसका एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए अपने पास 2-3 वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं। उन तरीके से अपन पता लगा सकते हैं कि उसमें एसिडिक कैरेक्टर है या नहीं है। तो वो कौन सी रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन करती है या उनसे पता लगता है। तो फर्स्ट अपन देखें, इसमें जो भी एसिडिक कैरेक्टर रखता है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो भी कंपाउंड सोडियम सॉलिड मेटल के साथ रिएक्शंस करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, तो वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिड है, एसिडिक कैरेक्टर रखता है, तो ये भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, RCOO Na, ये सोडियम सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना प्रूव करता है एसिडिक कैरेक्टर का। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन का प्रेजेंस का। दूसरा तरीका है, ये तो फर्स्ट वे हो गया आपका कि सोडियम सॉलिड मेटल से रिएक्शंस करके जो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा वो सब एसिड कहलाएंगे। ठीक है, या एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहलाएंगे। दूसरा अपन देखें, जो भी एसिड होगा वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। ये 9-10 में भी पढ़ा है कि जो भी एसिड होता है या एसिडिक कैरेक्टर रखता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक कैरेक्टर है, एसिड है, तो ये भी बेस के साथ मिलके क्या बना रहे देख लो, इसमें सॉल्ट प्लस ये आपका हो गया वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो 2 डिफरेंट रिएक्शंस है जो एसिडिक कैरेक्टर को प्रूव करती है। फिर एक और तरीका देखें एसिडिक कैरेक्टर है या नहीं चेक करने का। तो जो भी COOH ग्रुप रखते हैं उनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, वो कहलाता है बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ बाइकार्बोनेट टेस्ट। इससे रिलेटेड कंपटीशन लेवल पर और बोर्ड लेवल में एक केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट ज़रूर आता है। ठीक है, तो यह अपन क्या बोले, बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट भी लिखा आएगा या बाइकार्बोनेट टेस्ट है। अब ये क्या है, किसके लिए होता है, तो मैं यहां डिफाइन कर दूं आप लोगों को किसके लिए आएगा ये टेस्ट। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ COOH ग्रुप। ये COOH ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के काम आता है। ठीक है, फिक्स हो गया माइंड में। जब भी आपको COOH ग्रुप को प्रूव करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो COOH ग्रुप रखने वाले हर कंपाउंड बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे। बाइकार्बोनेट टेस्ट में क्या होता है, जो भी कंपाउंड COOH रखता है वो बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस इवॉल्व करता है या एफरवेसेंस आती है। ठीक है, CO2 की ब्रिक्स एफरवेसेंस आएगी। तो यहाँ अपन क्या बोले, देखो मैं कोई भी कंपाउंड ले लो, इसके लिए कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं अपन या कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो COOH ग्रुप कंटेनिंग देंगे और यहाँ अपन लिख रहा हूँ, देखो जैसे कैसे देगा, RCOOH ये कैसे परफॉर्म करता है, तो NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, COOH वाला जो भी कंपाउंड है उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक तो सोडियम सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। तो ब्रिक एफरवेसेंस आएगी CO2 की। CO2 गैस इवॉल्व होना ये प्रूव करता है कि COOH कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, ये
टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए और अपन बात देखें, दूसरे और तरीके देखते हैं इसमें कि क्या क्या और इसके लिए कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि HCl, H2SO4 ये देते कि नहीं देते। तो अपन ऑर्गेनिक एसिड की बात करें जो COOH कंटेनिंग है, वो सब क्या देंगे, बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे या बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस इवॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें इसमें कि कुछ स्पेशल पॉइंट देखते हैं। मिनरल एसिड जो इनऑर्गेनिक एसिड अपने पास HCl हो गया, HNO3, ये सब COOH से बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक एसिड से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, H2SO4 ये सब क्या है बेटा कि इसमें COOH ग्रुप नहीं है, तो भी ये बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे क्योंकि ये COOH से भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। गिव्स बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बाइकार्बोनेट टेस्ट। पक्का भूलोगे तो नहीं कि ये भी बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं COOH ग्रुप नहीं होते हुए भी। एक और अपन बात करते हैं, एल्कोहल मतलब OH ग्रुप वाले एंड फिनॉल डू नॉट गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, do not give बाइकार्बोनेट टेस्ट। एल्कोहल और फिनॉल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देंगे। पर एक एक्सेप्शंस की बात करते हैं, डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। पिक्रिक एसिड जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये भी एक तरह का फिनॉल है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, गिव्स बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो आपको ये 2 पॉइंट लास्ट वाले अच्छे, सॉरी फर्स्ट और लास्ट वाला बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं कि इनमें COOH नहीं है तो भी ये दे रहे हैं, और ये वाला पिक्रिक एसिड के अंदर COOH नहीं है फिर भी बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। ठीक है, बाकी अल्कोहल फिनॉल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका एसिडिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, COOH ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का तरीका है बाइकार्बोनेट टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल को अपन कंपेयर करें तो COOH वाले ग्रुप वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो फिनॉल से हमेशा ज़्यादा एसिडिक होंगे, किसी भी तरह का फिनॉल हो। क्यों ज़्यादा एसिडिक होंगे उसका रीज़न देखें। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन या H+ देने के बाद क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेरेटिव टू दी फिनॉक्साइड आयन। कि क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। कौन सी होगी इसकी, कार्बोक्सिलेट आयन की इक्विवेलेंट। कैसे होती है, क्या कंसेप्ट है, वो अपन और डिस्कस करेंगे। और फिनॉक्साइड आयन जो कम स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से हैं, नॉन इक्विवेलेंट है। तो ये इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्या है और क्यों ज़्यादा स्टेबिलिटी में क्या कंट्रीब्यूशन है, उस चीज़ को अपन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ अपन ऑब्जर्वेशन देखें तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो H+ देने के बाद कैसे कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, तो RC≡OH। ठीक है, ये H+ देगा तो क्या बन जाएगा, RCOO-। ये आपका बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, ये क्या बन गया अपना कार्बोक्सिलेट आयन, और ये आपका H+ दे देगा। ठीक है, तो यहाँ H+ देने के बाद इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ बनेगा, देखो RCOO-, ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा। देखो नेगेटिव चार्ज, एक सिग्मा और पाई बॉन्ड अल्टरनेट है तो रेजोनेंस करेगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, RC, इधर ऑक्सीजन पे माइनस और इधर वापस क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो, आपको मैं ब्लू कलर से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखो इसमें जो माइनस चार्ज आया, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला कहाँ आया, ऑक्सीजन पे। इधर भी वापस माइनस चार्ज कहाँ आया, ऑक्सीजन पे। ये वापस डिलोकलाइज होगा तो ये वापस उसी में आ जाएगा। तो ये दोनों में आप देखो नेगेटिव चार्ज जो है केवल दोनों ऑक्सीजन एटम पर डिलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कंट्रीब्यूट करता है, उस पर रहता है, तो वो क्या या डिलोकलाइज होता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या नोट कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज 8
मोर नेगेटिव एटम, ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव एटम कौन सा, ऑक्सीजन, सो मोर स्टेबल, इसलिए क्या है, मोर स्टेबल, और दोनों एक जैसे इसलिए इक्विवेलेंट भी बोल रहे अपन, ठीक है। अब यही कंसेप्ट अपन फिनोल में अप्लाई करें, ठीक है। तो फिनोल की बात करते हैं, तो फिनोल में मैं आपको बताता हूँ, देखो कंपेयर कर देते हैं फिनोल को। तो फिनोल अपना कैसा होगा, बेंजीन पर OH, ये आपका क्या है, फिनोल है। अगर ये H+ देगा, H+ देने के बाद कंसेप्ट देखो, ये बनेगा O- फिनॉक्साइड आयन, और ये H+ दे देगा, तो ये H+। अब मैं फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं फिनॉक्साइड आयन की ये आपका क्या हो गया, ये फिनोल है और ये आपका फिनॉक्साइड आयन है H+ देने के बाद। अब इस फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो कैसे बनेगी आप देखना यहाँ पर, ठीक है। ये अपने पास बनेगी ये माइनस, और ये अपने पास आएगा ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये वापस पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है देखो, इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। माइनस इधर, ये इधर आ गया। अब आप देखो ये वापस ये बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड यहाँ है, ठीक है। तो अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखो, तो यहाँ अपने पास क्या आ रहा है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज 8 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो एटम कौन सा है, कार्बन। इस तरह से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलती रहेगी। तो अब आप देखो इसमें कार्बन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब ये चलता रहेगा, कार्बन पे चलता रहेगा, तो अपने ये चलती रहेगी रेजोनेटिंग। तो ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है, क्योंकि देखो दोनों एक जैसा नहीं है, इसमें एक में नाइट्रोजन पे और एक में कार्बन पे। तो फिनॉक्साइड में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी को कम होत कर देता है, क्योंकि ये कंसेप्ट है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो, वो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होते हैं। इसका वाइस वर्सा होता है तो वो कम स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपेरेटिव टू फिनॉक्साइड आयन, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, फिनोल से। एसिडिक कैरेक्टर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स पे भी डिपेंडेंट करता है। कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए फर्स्ट अपन फॉर्मूले देख लें, किसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये -I, या अपन बोल सकते हैं -R, ठीक है, -I या -R के, या -R को -M भी बोल सकते हैं, मीजोमेरिज्म -M की बात करता हूँ, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा +I डोनेटिंग ग्रुप के, +I और +R बोलो, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, +M। डोनेटिंग ग्रुप के एसिडिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा अपन देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखें, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है Pka। Pka का मीनिंग देखें तो ये सब फॉर्मूले में क्या कर देता हूँ, आपको बॉक्स में कर देता हूँ। ये आपको एसिडिक कैरेक्टर को जज करने के लिए फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन देखें Pka की बात करते हैं, तो Pka का मीनिंग होता है Pka इक्वल्स टू माइनस लॉग, P का मीनिंग या माइनस लॉग ऑफ Ka हो जाएगा। तो P का मीनिंग ये है, तो Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी Pk की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जितना कम एसिडिक होगा उसका Pk ज़्यादा होगा, और Pka कम होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अपन बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि COOH पर ये CO और OH है, ठीक है। यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे ये -I वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप अप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे कार्बन पर एटम पर कम हो जाएगी, तो ये इससे विड्रॉ करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम हो गई, और ये इससे विड्रॉ करेगा तो ये H+ आसानी से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इस पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अपन बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ई डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं, अगर COOH पर लगाया तो वो एसिडिक कैरेक्टर कम क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये इधर से विड्रॉ नहीं करेगा, ये भी इधर देगा, तो यहाँ इसमें कमी नहीं होगी, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। तो इसको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से नहीं खींचेगा तो ये H+ आसानी से नहीं दे पाएगा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा, कम हो जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जितने पावरफुल डोनेटिंग ग्रुप या जितने नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल और देख लें। पहले +I का कंसेप्ट देख लेते हैं, तो मैं +I का कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि वो कंसेप्ट कैसे क्या रहेगा। तो ये फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले के बाद अपन कंसेप्ट पे एग्जाम्पल याद ले लेते हैं कुछ। तो पहले मैं ऑर्डर ऑफ -I देख बताता हूँ क्या होगा, +I का ऑर्डर बताता हूँ, फिर उस पर क्वेश्चंस करते हैं। ऑर्डर ऑफ -I ग्रुप, -I या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसका पावर ज़्यादा होगा, कैसे होगा, उसके लिए बता रहा हूँ। CF3 ट्राईफ्लोरो वाला कार्बन, 3 फ्लोरीन कंटेनिंग कार्बन जो है वैसा ग्रुप सबसे पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप में काउंट करेंगे। उससे कम पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप अपना होगा NO2, उससे कम पावरफुल हो जाएगा आपका CN से कम पावरफुल ग्रुप हो जाएगा फ्लोरीन से कम पावरफुल ग्रुप क्लोरीन से कम पावरफुल ब्रोमीन से कम पावरफुल आपका आयोडीन से कम पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप C6H5 फिनाइल। फिर हाइड्रोजन जीरो इफेक्ट होता है, न तो वो विड्रॉ करता है न डोनेट करता है। फिर इसी तरह अपन ऑर्डर ऑफ +I ग्रुप की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं। तो CH3 मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा पावरफुल डोनेटिंग आपका कौन होगा, इथाइल ग्रुप से बात देखें इसमें। इसके बाद 2 मिथाइल वाला, ये ग्रुप ज़्यादा पावरफुल डोनेटिंग होगा, +I इफेक्ट इसका ज़्यादा। फिर ये टर्शरी कार्बन वाला 3 मिथाइल कंटेनिंग या 3 ग्रुप टर्शरी वाला ग्रुप और ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा। ये तो हो गए +I +R की बात करें तो लॉन पेयर कंटेनिंग जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, ये +R में आ जाएंगे आपके। +R में जैसे लॉन पेयर डोनेटिंग, ये डोनेटिंग हो गया, ये NH2 लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, वो सब क्या आ जाएंगे, ये +R में आ जाएंगे। -R में ये विड्रॉइंग ग्रुप सब वापस -R में आ जाएंगे। या -R में और भी ग्रुप ले सकते हैं, जैसे CHO है, COOH है, ठीक है, फिर NO2 है, या CN है, CS3 है, ये सब ग्रुप पाई बॉन्ड कंटेनिंग जिसके पास लोन पेयर नहीं है, हेटेरोएटम है, इलेक्ट्रॉन, ये सब भी विड्रॉइंग ग्रुप है -R में। अब इनका अप्लाई करें, देखो कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर। तो एसिडिक ऑर्डर की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन एसिडिक ऑर्डर क्या अपन कर रहे हैं, देखो एसिडिक ऑर्डर का क्वेश्चंस करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं +I और -I को अप्लाई करते हुए। तो क्या अप्लाई करें, देखो +I -I को, तो मैं ये लिख रहा हूँ जैसे आपका क्या है, फॉर्मिक एसिड SCOOH, और दूसरा है देखो एसिटिक एसिड, या इसको बोलते अपन इथेनोइक एसिड, और ये मिथेनोइक एसिड। इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन ZI और ये मिथाइल +I। अपन ने फॉर्मूला देखा था कि +I से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, तो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किस में है, इसमें है। चलो भैया ये बात करते हैं अपन, देखो प्रोपेनोइक एसिड और वापस मैंने ले लिया इथेनोइक एसिड। इन दोनों एसिड में कंपैरिजन करके बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अब आप देखो ये इथाइल है,
इथाइल बी प्लस आई है और ये मिथाइल बी प्लस आई है, पर प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है, देखो इथाइल का ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप या प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर आप देखो क्लोरो एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड पे मैं क्लोरो अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आपका हो गया क्लोरो एसिडिक एसिड। इधर मैं क्या लिख लूँ, फ्लोरो एसिडिक एसिड। तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो क्लोरो बी माइनस आई है और ये भी माइनस आई वाला है और ये फ्लोरीन भी माइनस आई वाला है। तो पावरफुल माइनस आई कौन है, देखो इसका माइनस आई ज़्यादा पावरफुल है, विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा ताकतवर है, तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा इसमें। अब एक से ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो क्या अपने को कंसेप्ट यूज़ करना चाहिए, देखो तो यहाँ में और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके कुछ समझते हैं और एग्जाम्पल समझेंगे अपन। ये क्लोरो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन यूज कर रखा है, और ये डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड और डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें बात करते हैं, देखो क्लोरो एसिटिक एसिड है और डाइक्लोरो, तो ये दो माइनस आई के ग्रुप कितना है, ये भी माइनस आई है, ये क्लोरीन भी अपने पास माइनस आई, ये माइनस आई, पर 2 माइनस आई ग्रुप है तो ज़्यादा एसिडिक ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब चलो नेक्स्ट, CH3COOH और C6H5COOH। इन दोनों में देखो ये मिथाइल आपका कौन सा है, प्लस आई है, ये प्लस आई ग्रुप कंटेनिंग है, ये कौन सा है, माइनस आई है, देखो तो माइनस आई के कारण एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है प्लस आई माइनस आई, तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं अपन, जैसे 1 2 3 और ये COOH 1 2 3 और ये COOH, यहाँ क्लोरो अप्लाई है और यहाँ भी क्लोरो माइनस आई है, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप COOH के ज़्यादा पास में है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, इसलिए ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जज करना है अपने को। अपन देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, एसिडिक ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने क्या लिया है, बेंजोइक एसिड लिया है, बेंजोइक एसिड। दूसरा मैंने बेंजोइक एसिड पे मिथॉक्सी पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड ले लिया। तीसरा मैंने लिया पैरा नाइट्रो COOH और ये नाइट्रो ग्रुप, और दूसरा मैंने ले लिया इसमें पैरा मिथाइल, पैरा पे मिथाइल ले लिया। तीसरा मैंने एक और ले लिया 1 2 3 4 5 फिफ्थ कंपाउंड ले लिया इसमें COOH, और एक NO2 और दूसरा NO2। अपन देखो ये कंपाउंड नंबर 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया, ये 5 मान लिया। ठीक है, अब इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, देखो 2 विड्रॉइंग ग्रुप रखने वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो इसका आंसर देखो अपनी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, तो 5th नंबर वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, 5th नंबर के बाद ये विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, इसमें 2 विड्रॉइंग थे, तो ये सिंगल विड्रॉइंग वाला इससे कम, क्योंकि इस पर विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर्स कम है। ठीक है, 2 इसमें एक ही NO2 है। उसके बाद चलो ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग है, ये डोनेटिंग है, डोनेटिंग से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाते हैं। फिर बचा कौन, 1 के बाद डोनेटिंग ग्रुप दोनों में है, तो इसमें लोन पेयर से डोनेट करता है, ये केवल CH3 इलेक्ट्रॉन धक्का लगाता है, तो डोनेटिंग पावर क्या है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो CH3 की ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू ये प्लस आई है, ये क्या करता है, प्लस आर ज़्यादा पावरफुल, रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो यहाँ अपन क्या बोले इसमें, तो 4 नंबर पे आएगा, और डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा इसका है, इसलिए सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो इसमें COOH और फ्लोरीन लगा हुआ है, और दूसरा COOH और NO2 लगा हुआ। इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो यहाँ देखो फ्लोरीन भी विड्रॉइंग पावर है, इसकी भी विड्रॉइंग पावर है, पर विड्रॉइंग पावर किसकी ज़्यादा थी, NO2 की, इसलिए ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, NO2 वाला।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कंपटीशन लेवल पे, और बोर्ड में भी दोनों में रीज़न भी बताना है। तो आपको ड्यू टू विड्रॉइंग ग्रुप, ड्यू टू डोनेटिंग ग्रुप, ये आपको आंसर उसमें एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर रहे हैं इसकी एस्ट्रिफिकेशन। सेकंड अपन ले रहे हैं एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशंस का मीनिंग होता है ईस्टर फॉर्मेशन, जो 10th क्लास से आपका चलता आ रहा है। एस्ट्रिफिकेशंस के लिए अपन क्या यूज करते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक COOH वाला, ठीक है, प्लस उसकी रिएक्शंस कराते हैं अपन एल्कोहल से, ROH। R डैश ले लेता हूँ दोनों R पार्ट डिफरेंशिएट करने के लिए। ये आपका क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका क्या है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। अब अपन देखते हैं इसमें कि क्या और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, देखो इसमें इसका OH, ये उसका OH ग्रुप, तो इसमें उल्टा चलता है, इसमें OH देता है और इसका H जाएगा, ठीक है, ये बाहर रिलीज होके ये किसमें कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हैं। तो ये अपने पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वाटर हटा रहा है, RCOOR डैश, और ये H2, ये क्या बनेगा आपका ईस्टर, जिसकी फ्रूट लाइक स्मेल या फ्रूटी स्मेल या प्लीजेंट स्मेल की बात करते हैं, ये आपका एस्ट्रिफिकेशन। एक इसकी मैकेनिज्म पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि COOH की बात करते हैं, तो इसके मैकेनिज्म पे बेस्ड अपन क्या क्वेश्चंस बोलते हैं कि रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ R पार्ट, ये जो एल्काइल पार्ट है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। ये मैं फॉर्मूला बॉक्स में कर देता हूँ कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये R पार्ट जितना इंक्रीज होगा, साइज बड़ी होगी, उतना आपका रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे आपको बोला है कि CH3 COOH और दूसरा अपन ने एल्कोहल ले लिया, जैसे इथेनॉल मिथेनॉल कुछ भी ले लो, ये अपन ने इथेनॉल ले लिया, इसकी रिएक्शंस आई किसके साथ, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ कंप्लीट। तो आपको पता है कि एक एल्कोहल एक एसिड है और कंसनट्रेट H2SO4 है, तो वाटर हटा के क्या बनाएगा, इसमें इधर से OH और इधर से H हटा के क्या बन जाएगा, CH3 COO CH2 CH3। ये इसका नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, इसका क्या जो कंपाउंड बना है, इसको ये जो O के साथ इधर वाला पार्ट है इसको पहले नोमेनक्लेचर करते हैं अपन, ये कहलाएगा इथाइल। इधर कितना बचा अपने पास, 2 कार्बन, इथेन और OH लगता है एस्टर के लिए जो सफिक्स, तो इथाइल ये इधर आएगा, ये इधर बीच में आएगा और OH सफिक्स लगेगा, इथाइल इथेनोएट। तो ये आपकी सेकंड एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में थर्ड रिएक्शन है इसकी, रिएक्शंस विद PCl3 PCl5 और SOCl2। इन सब का काम देखें तो ये हेलोजनेशन करते हैं, कैसे कि रिमूव OH, ये जो अल्कोहल हो या एसिड हो उन सब में OH ग्रुप होता है, उसको रिमूव OH एंड एड Cl, वहाँ पे क्या करेगा, वो क्लोरीन ऐड करेगा। अगर यह PCl3 की बजाय PBr3 हो गए, ब्रोमीन वाला कॉम्बिनेशन लोगे, तो वहाँ Cl की बजाय Br जुड़ेगा, तो ये OH ग्रुप रिमूव करके Cl ऐड करने का काम करते हैं। कैसे कैसे करेंगे उनको देख लेंगे। अगर अपन ने लिया है RCOOH, तो इसमें OH ग्रुप है, इसकी रिएक्शंस किसके साथ कराई मैंने, PCl3, तो यह बन जाएगा RCOCl प्लस ये बनेगा S3PO3 प्लस यहाँ से देखो ये S3PO3 बन गया अपने पास, और यहाँ अपने जो OH ग्रुप आएंगे वो इस पे आ गए, तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड।
ठीक है। और इसके लिए अपन ऑयल हैलाइड यूज़ करते हैं, ठीक है, एसिड हैलाइड है। और इसका जो नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं उसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, इसे एसिड हैलाइड के लिए जो सफिक्स यूज़ करेंगे वो सफिक्स है OYL, ऑयल हैलाइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड यूज़ करते हैं। अगर आपने इसकी जगह ये यूज़ किया, देखो आप लोगों ने यूज़ किया जैसे RCOOH, अगर PCl5 यूज़ किया तो PCl5 यूज़ करोगे उसमें काम इसका यही है। देखो OH ग्रुप है, दिख रहा है, इस OH ग्रुप को हटा के वहाँ क्या आ जाएगा Cl प्लस ये बनाएगा POCl3 प्लस HCl बना लेगा, ठीक है। अपन क्या यूज़ करें देखो इसमें, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास नेक्स्ट RCOOH प्लस SOCl2, तो ये भी यही काम करेगा, RCOCl OH हटा के प्लस SO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी और HCl गैस भी रिलीज हो जाएगी। तो इन सब का काम है OH ग्रुप रिमूव करना। ये देखो OH ग्रुप रिमूव हो गया, ये एल्कोहल में हो तो भी उसका OH रिमूव करेगा, एसिड है तो भी उसका OH रिमूव करके वहाँ पे Cl, देखो Cl और Cl ऐड कर लिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका अच्छे से, ठीक है। आपको बोला है जैसे CH3COOH, इसकी रिएक्शंस आपको गिवन है PCl3 के साथ। आपको कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, ये जो OH ग्रुप है उस OH को हटाना है और वहाँ क्या यूज़ करेंगे Cl, तो यहाँ आ जाएगा CH3COCl। तो इसका क्या IPAC नोमेनक्लेचर, कितने कार्बन है देखो इसमें 2, और ये ऑयल हैलाइड है, तो यहाँ अपन क्या नोट करेंगे इसके लिए इथेनॉयल हैलाइड, या क्लोराइड है तो क्लोराइड, ठीक है, इथेनॉल हैलाइड या इथेनॉयल क्लोराइड। क्या यूज कर रहा हूँ, ब्रोमाइड हो तो वहाँ ब्रोमाइड आ जाएगा। अब अपन देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। आपको बोला है जैसे क्वेश्चन में बेंजीन पर C6H5COOH, इस पर PCl5 आ जाए, कुछ भी आ जाए आपको इन तीनों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा C6H5COCl। ये बेंजोयल क्लोराइड है जो रोजेनमुंड रिएक्शंस में भी काम आएगा। ये आपका बेंजोयल, ये आपका आ जाएगा बेंजोयल क्लोराइड, तो ये आपका ऑयल क्लोराइड है, ठीक है। तो इस तरह से अपन PCl3 PCl5 की रिएक्शंस को देखेंगे। फोर्थ अपन देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विथ P2O5, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और या इसका डाइमर P4O10 ले सकते हैं, या कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ज़्यादातर एसिड के लिए ये यूज़ करेंगे रादर देन कंसनट्रेट H2SO4, वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर उनकी बजाय आपको क्या दिया हुआ आएगा P2O5 और P4O10, हीट, इसके साथ हीट भी होगा। तो ये क्या करते हैं, वाटर रिमूव करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एक तरह के ये भी। तो ये कैसे वाटर रिमूव करेंगे, जब आपको बोला है जैसे RCOOH, इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज आएंगे, वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, अभी मैं डिफरेंट कर देता हूँ। तो वाटर रिमूव होगा इनमें से, एक तरफ से OH और एक तरफ से H, ये रिमूव हो जाएगा। कब ये रिएक्शन होगी, जब आपको क्या गिवन आएगा, P2O5 या P4O10 के साथ में हीट गिवन आए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें RCOO और ये CO, ये देखो COO और ये O, और यहाँ क्या आ रहा है R', ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है आपका एसिड एनहाइड्राइड, वाटर रिमूव होने से बना, इसलिए इसको क्या बनेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। इसका अगर स्ट्रक्चर देखो आप लोग, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है RC⋅O, ये C⋅O और ये R', ये आपका इसका स्ट्रक्चर है पूरा। अब इसमें देखो इसका जो एसिड एनहाइड्राइड का जो ग्रुप है वो इस तरह का ग्रुप होता है, 2 CO ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन बचती है, ये वाला ग्रुप आपका क्या कहलाता है, एसिड एनहाइड्राइड। और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो ओइक एनहाइड्राइड, इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं नोमेनक्लेचर में वो क्या कहलाता है आपका ओइक एनहाइड्राइड। अपन देखें ये कैसे कैसे बनेंगे, इसके थोड़ी प्रैक्टिस कर ले में। आपको अगर क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन आया जैसे CH3COOH,
आपको क्वेश्चन बोला है किसके साथ, P2O5 के साथ हीट, इसको कंप्लीट करो। तो इसको आपको क्या करना है, देखो इसको 2 टाइम्स नोट करना है आपको, CH3COOH प्लस CH3COOH, इनमें से वाटर हट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा देखो CH3COO CH3CO, ये CO ग्रुप और ये CO ग्रुप, बीच में एक ऑप्शन बचा। तो ये दोनों अगर एक ही बोला है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ही गिवन होगा आपको, तो आपको दोनों रिपीट 2 मॉलिक्यूल्स इसके यूज करने, और ये H2, और ये आपका कौन सा एसिड है, इथेनोइक, इधर भी इथेनोइक वाला पार्ट है इथेनोइक, तो इसको बोलेंगे अपन इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या कहलाएगा ये, इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है। अगर आपको डिफरेंट एसिड गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलूं आपको दिया है एक जैसे CH3COOH प्लस CH3CH2 के बाद COOH, तो ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये आपका कौन सा है, इथेनोइक एसिड, और दूसरा है आपके पास बेटा प्रोपेनोइक एसिड है। अब इन 2 डिफरेंट में से वाटर हटेगा, देखो यहां से OH और यहां से H, ये वाटर हटा दिया, ठीक है। कब रिएक्शन हो रही है, ये सब किसके साथ दिए रखी है आपको, P2O5 के साथ हीट, ये भी रिएक्शन दिया है P2O5 के साथ हीट। इस रिएक्शंस का क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो इसमें CH3COO और इधर क्या है CO और इधर CH2 और ये CH3, 3 कार्बन इधर, तो इधर इथेनोइक भी है और प्रोपेनोइक भी है, तो दोनों का एनहाइड्रेट है, दोनों से वाटर हटने से बना है। तो इसका जो नोमेनक्लेचर रहेगा वो कैसे रहेगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये क्या बनेगा, इथेनोइक और प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरह से आपको P2O5 की रिएक्शनें सॉल्व करनी है। जब एसिड एक ही टाइप का है तो 2 मॉलिक्यूल लेने, और 2 डिफरेंट दिया है तो उसमें से वाटर बनाना। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं गिवन है, सिंगल मॉलिक्यूल, तो सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल में से वाटर हटाओ और आपका आंसर एनहाइड्राइड आ जाएगा, जब आपकी P2O5 के साथ रिएक्शंस गिवन है। नेक्स्ट, अमोनिया के साथ रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं, पहले कि एक सॉल्ट बनाते हैं, और क्योंकि अमोनिया बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन से पहले सॉल्ट बनेगा, और उसको सॉल्ट को हीट करते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, उसमें एमाइड बनता है। क्या फॉर्मेशन होगा, एमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका अपन रिएक्शंस देखें अपन, तो कैसे एमाइड का फॉर्मेशन होगा उस कंसेप्ट देखो, कि जब अपन ने कोई भी एसिड लिया जैसे RCOOH, ठीक है, प्लस आपको किसके साथ रिएक्शन आई, अमोनिया, ये H प्लस देगा, और ये लोन पेयर क्या करता है, इसमें हमेशा लोन पेयर को क्या पसंद है, H प्लस, तो ये बनेगा देखो RCOO, और ये हो जाएगा NH4, तो आ जाएगा यहाँ माइनस और ये प्लस, ये क्या बना है देखो, सॉल्ट। अब इस सॉल्ट को हीट करते हैं, तो अमोनिया और सॉल्ट हीट अलग अलग आपको गिवन है, तो आपको सॉल्ट बनाना है, फिर हीट की प्रेजेंस में इसमें से क्या हटेगा, वाटर हट जाएगा। तो वाटर हट के कैसे क्या होगा, इधर से एक ऑक्सीजन और इधर से 2 हाइड्रोजन रिमूव होके क्या बन जाएगा, इसमें -H2, वाटर हटेगा। वाटर हटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है देखो, वो क्या है आपका RCONH2, ठीक है, ये आपका कहलाता है एमाइड, ठीक है। अपन रिएक्शंस देखें, आपको अगर रिएक्शंस गिवन है किसके साथ, CH3COOH और ये अमोनिया, तो पहले सॉल्ट बन गया देखो CH3COO, इसने H दिया, NH4 हो गया, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। फिर आपको हीट आया तो हीट से क्या वाटर हट जाएगा, यहाँ से देखो ये वाटर हट जाएगा। वाटर हटने के बाद बचा देखो CH3CO NH2, ये वाटर हट गया, इथेनमाइड हो गया, ठीक है, इथेनमाइड। अब इस तरह से चलती रहेगी रिएक्शन। जैसे आपको बोला है CH3CH2 COOH और अमोनिया और हीट साथ में, देखो आपको बोला है NH3 और हीट साथ में ही गिवन है, ठीक है। तो आपको एक ही साथ रिएक्शन करानी, तो इसमें से क्या हो जाएगा, वाटर हट जाएगा डायरेक्ट, ये OH और इधर से H हट के, तो क्या बन जाएगा, आपको डायरेक्ट एमाइड ही बनाना है, CH3CH2 CONH2, ये आपका बन गया प्रोपेन एमाइड, ठीक है। अगर आपकी रिएक्शन इसके साथ आई, देखो बेंजोइक एसिड के साथ अलग अलग गिवन है, जैसे अमोनिया आपको अलग गिवन है
और फिर आपको वापस, तो इससे के साथ पहले क्या बनेगा, सॉल्ट, ये बन गया COO और NH4 प्लस और ये माइनस, इसने H प्लस दिया, इस लोन पे ने लिया, तो NH3 का क्या बन गया, NH4 बन गया। देखो ये H लेके NH4 बन गया, सॉल्ट बन गया। सॉल्ट को आप हीट करोगे तो इसमें से वाटर हट जाएगा, इधर से एक ऑक्सीजन और इधर से 2 हाइड्रोजन, ठीक है। रिमूव होके क्या बन जाएगा अपने पास, ये देखो ये बन जाएगा अपना CONH2, ये आपका क्या बन गया, बेंजीन का माइड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से बेंजीन माइड बन गया। तो इस तरह से चलता रहेगा। अगर अपन थैलिक एसिड लेंगे तो थैलिक एसिड की भी रिएक्शंस करवा सकते हैं। देखो थैलिक एसिड का कंसेप्ट देखो, आपका थैलिक एसिड होता है अपने पास बेंजीन पर ये COOH और ये COOH, इसकी रिएक्शन आई अमोनिया, और हीट मैं साथ में ही दे रहा हूँ, तो ये बनेगा आपका क्या बन जाएगा इसमें, थैलिक एसिड का एमाइड, ये CO दोनों तरफ एमाइड बन जाएगा। और इसको फर्दर हीट करो, ठीक है। अब आप थैलिक एसिड के एमाइड को तो थैलीमाइड बनाए, तो इसको हीट करो तो, और ये इसमें से अमोनिया मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो अमोनिया मॉलिक्यूल कहाँ रिलीज हो जाएगा, ये देखो इधर से NH3, तो ये माइनस का NH3 हटा दिया मैंने, तो ये जो बना है ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये CO और यहाँ NH और ये CONH। इस कंपाउंड को बोलते हैं थैलीमाइड। ये अपना थैलेमाइड है और ये कहलाएगा थैलीमाइड, लीमाइड, ये क्या कहलाएगा, थैलीमाइड। 6 रिएक्शन अपन देख रहे हैं इसमें, तो वो है HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसको शॉर्ट में अपन HVZ रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह की नेम रिएक्शंस भी है इस चैप्टर की। तो यहाँ अपन बोलते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है, इसमें होता है अल्फा हैलोजिनेशन, अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा पोजीशंस की जो हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वहां हाइड्रोजन रिमूव होगी और क्लोरीन या ब्रोमीन, हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन होगा। तो इसकी रिएक्शन देखें, जैसे अपन RCH2COOH, ये अपना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्फा की बात करें तो ये अपना मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप से अटैच कार्बन क्या होता है, अल्फा, और उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सब क्या कहलाएगी, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अपना अल्फा हाइड्रोजन कंटेन कार्बन, ये अपना अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, और उस पर ये दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। इसके लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं अपन HVZ रिएक्शंस के लिए, ठीक है, वो करते हैं अपन X2, क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी हो सकता है, उसके साथ अपन यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस, ठीक है, और सेकंड में इसका हाइड्रोलाइसिस होता है H2। तो ये X2 Cl2 के साथ रेड फॉस्फोरस, Br2 के साथ रेड फॉस्फोरस आता है। तो आपको क्या करना है कि अल्फा पोजीशंस की जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर दिया मैंने ये, और वहाँ X Cl या Br जोड़ दिया, COOH। तो ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्फा हेलो, अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिएट हुए आपके। और X इक्वल्स टू यहाँ क्या, Cl ले सकते हैं या फिर Br हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं, आप देखो, जैसे आपको बोला है कि CH3COOH, इथेनोइक एसिड ही ले लेते हैं अपन, उसके साथ आया Cl2 के साथ रेड फॉस्फोरस, तो रेड P लिख देता हूँ फॉस्फोरस के लिए, रेड फॉस्फोरस, और ये H2। अब आपको क्या करना है, ये मेन ग्रुप है, इसका अल्फा हाइड्रोजन पहचानो, अल्फा हाइड्रोजन पे जो अल्फा कार्बन हो गया मेन ग्रुप से अटैच, ये जो हाइड्रोजन है वो सब अल्फा हाइड्रोजन है, और इससे कोई आगे कार्बन है उससे कोई मतलब नहीं, अपने को अल्फा पोजीशंस पे ही काम कराना है। तो यहाँ मैंने CH2 और यहाँ क्या कर दिया, Cl लगा दिया, तो ये अपना क्लोरो एसिटिक एसिड या क्लोरो इथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है, क्लोरो। तो इस तरह से Br होता है तो ब्रोमीन जोड़ते हैं। तो ये इसकी HVZ रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है अपनी, HVZ रिएक्शन। इसके नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग होता है एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप से CO2 रिमूव करना डी कार्बोक्सिलेशन है। तो डी कार्बोक्सिलेशन अपन 2 टाइप से कर देते हैं। फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन अपन करवा सकते हैं सोडा लाइम के साथ, दूसरा अपन कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ। तो दोनों डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट मैं देख रहा हूँ आपको, देखो फर्स्ट है बाई सोडा लाइम। सोडा लाइम की बात करते हैं। सोडा लाइम में क्या लेंगे अपन, कास्टिक सोडा NaOH प्लस CaO, इसके साथ हीट करते हो तो CO2 का एलिमिनेशन हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। कैसे, RCOONA, सोडियम सॉल्ट लो या RCOOH लो तो भी चलेगा। इसकी रिएक्शंस किसके साथ आई आपकी, सोडा लाइम के साथ। तो आपको यही लिखा हुआ आएगा इस पे एरो पे, सोडा लाइम और हीट। सोडा लाइम की प्रेजेंस की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोडा लाइम के लिए कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ मैं बता दूं इस तरह से, यहाँ देखो Na2 ये पूरा पार्ट, ये Na2CO3 पूरा निकल जाता है हीट करने में, और ये जो बचा हुआ H है वो किससे, R से जुड़ जाता है, ठीक है, R पार्ट से। तो इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, देखो R पर H आ गया आपका, तो क्या बन गया, एल्केन, और प्लस ये बन गया Na2CO3। ये एक CaO कैल्शियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट की तरह पड़ा रहता है, ये रिएक्शंस में पार्ट नहीं करेगा। आए समझ में, देखो इस तरह से हटाना है। यहाँ H होगा तो Na2CO3 की जगह NaHCO3 बन जाएगा, H भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे CH3 COONA की रिएक्शंस आपको बोला है किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ हीट। इस रिएक्शंस को आपको परफॉर्म कराना है। तो कैसे कराओगे, सोडा लाइम का मीनिंग अपन देखें, इसमें क्या मीनिंग है अपने पास, कास्टिक सोडा NaOH प्लस लाइम ये हो गया, तो ये Na2CO3 यहाँ से कट करना, COONA पूरा रिमूव हो जाता है, और यहाँ से बचा हुआ पार्ट कौन सा, H, वो किससे, यहाँ से जो अटैच कार्बन है इस COO से जो अटैच कार्बन उससे जुड़े, इससे बड़ी चेन कितनी भी हो चलेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH4, ठीक है, प्लस Na2CO3, तो मीथेन बन गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COONA ले लिया, इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन आई, सोडा लाइम के साथ हीट किया, देखो ये अपन ने सोडा लाइम के साथ हीट किया। इसमें क्या होगा, सोडा लाइम में अपन क्या लेंगे, NaOH और CaO, तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा बेटा। ये देखो बचा हुआ H कहाँ से, जिस कार्बन से कट हो रहा है, तो CH2 का यहाँ CH3 हो गया, तो अपना आंसर क्या आ गया, CH3 CH2 और ये CH3, तो अपना आंसर आ गया प्रोपेन, और ये बाई प्रोडक्ट अपना बन गया Na2CO3। तो इस तरह से अपन सोडा लाइम की रिएक्शंस कराएंगे। अपन दूसरा पार्ट देखें इसका जो बी पार्ट है, वो बी पार्ट क्या है अपने पास, इसका कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बी पार्ट और देखते हैं इसके बाद, बाई KES, इसका मीनिंग है कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए अपन क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे इसका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करेंगे अपन, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लेंगे, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसके लिए कैसे रिएक्शन आएगी, आपको फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। जैसे आपको बोला है RCOONA, सोडियम सॉल्ट लिया है, इसका आपको क्या करना है, KES कराना है, इसका प्रोडक्ट बनाना। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीखना है इसको। RCOONA, इसको अपने को 2 टाइम्स यूज करना है, और एक्वस सॉल्यूशन है तो इसमें वाटर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे अपन, वाटर। तो वाटर यहाँ रख रहा हूँ मैं, जैसे ये आपका HOH ऐसे रखना है आपको, सोडियम पर रखना है वाटर को, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल यूज़ करने सोडियम का। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके बता रहे हैं, और इसको कट करना है। कट कैसे करना है वो देखो आप,
H और H अलग हो जाए तो H2 बन जाएगा, NaOH NaOH अलग हो जाए 2 टाइम्स NaOH बन जाएगा, ये CO CO अलग हो जाए तो CO2 रिमूव हो जाएगी, और ये जो बचा हुआ पार्ट यहाँ से और यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद देखो इसका आंसर क्या आया, R और R, तो ये RR पार्ट जुड़ गए, ये 2 टाइम्स CO2 रिमूव हो गया, तो ये क्या बन गया आपका एल्केन, और 2 टाइम्स CO2 रिमूव हो गया, प्लस 2 टाइम्स NaOH हो गया, 2 टाइम्स आपका NaOH हो गया। फिर आप देखो 1 टाइम 1 मोल क्या बना आपका H2 हाइड्रोजन गैस, तो इसमें 2 गैसेस बनी है, हाइड्रोजन भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। एक एग्जांपल और करके आपको बता देता हूँ इसका, जैसे बोला आपको जैसे CS3, ठीक है, क्या बोला है CS3 COONA सोडियम सोल्ट का, इसका क्या करना है आपको KES करना है। तो इसका आंसर देखो, इसको अपन क्या नोट करेंगे बेटा, 2 टाइम्स CS3 COONA, और यहाँ वापस नोट कर लिया मैंने CS3 COONA, और ये वाटर रख दिया मैंने HOH, और ये HOH वाटर रख दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसका कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए 2 बार लिखना है अपने को, और कट ऐसे करना है, देखो ये हाइड्रोजन हट गया, फिर ये 2 टाइम्स NaOH हट गया, फिर ये 2 टाइम्स CO2 हट गया, और ये दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे CH3 तो इसका आंसर हो जाएगा CH3 इथेन, 1 मोल इथेन हो गया, 2 मोल क्या हो गया अपने पास 2 टाइम्स CO2 हो गया, या 2 मोल, और 2 मोल अपने पास आ रहा है NaOH, प्लस 1 मोल क्या हो गया हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से आप कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना, एल्केन बन रहा है, उसमें भी एल्केन बन रहा है, इसमें भी एल्केन बन रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें बेंजीन रिंग में, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स इसमें आएंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक एल्डिहाइड वगैरह। तो ये सब क्या करते हैं, इनमें जो रिएक्शंस होती है ये सब ग्रुप क्या है अपने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। जैसे बात करें जैसे COOH, ये आपका COOH ग्रुप हो गया, CHO एल्डिहाइड वाला ग्रुप हो गया, कीटोन वाला ग्रुप हो गया, ये सब ग्रुप क्या है आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग आर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, और कौन सा है मेटा डायरेक्टिंग, ये सब ग्रुप क्या है डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो यहां अपन ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, तो इनमें अपन देखो डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग कौन कौन से ग्रुप वापस देख लेते हैं, जैसे COOH CHO, ये सब क्या है आपके तो एल्डिहाइड कीटोन वाले ग्रुप है, ये सब डीएक्टिवेटिंग है। तो डीएक्टिवेटिंग वाले मेटा पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इनकी रिएक्शनें थोड़ी प्रैक्टिस कर लें अपन। देखो तो इन पे जैसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आया, ये जैसे COOH, इसका आपका नाइट्रेशन आ गया, इस पर कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4, तो ये नाइट्रेशन कहाँ कराएगा मेटा पोजिशंस पे, भले इसको कैसे भी आपको काउंट करना है, ये इसकी ऑर्थो है, ये मेटा आमने सामने वाली पैरा है, तो आपको किस पे कराना है मेटा पोजिशंस पे, जैसे COOH, और यह नाइट्रेशन कहाँ होगा NO2। अब यहाँ जैसे एल्डिहाइड की बात करें, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ले लें, इसमें दोनों सब एक ही चैप्टर है 12th, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4 जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो इस पे भी नाइट्रेशन कहाँ होगा मेटा पोजिशन पे, CHO की मेटा पोजिशंस कौन सी ये वाली, तो यहाँ कौन सा आएगा NO2 आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं इसमें, देखो अगर इसकी रिएक्शन जैसे हेलोजिनेशन आ गई, एल्डिहाइड या इसकी CHO ले सकता हूँ, CO, इनमें से कोई सा भी ग्रुप यहाँ हो वो सब मेटा पोजिशंस पे ही कराएगा। यहाँ मैंने ब्रोमिनेशन ले लिया, Br2 एनहाइड्रस AlBr3 या Cr3, Br2 के साथ आयरन Fe और डार्क, तो ये ब्रोमिनेशन कराएगा तो कहाँ होगा मेटा पे। तो ये इनकी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, इन सब का कहाँ होगा, ये मेटा पोजिशंस पे होगा। अब इनकी जो कुछ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते, तो ऐसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। यही ब्रोमिनेशंस आपका
अगर आपको इस तरह से पूछा जाए, एक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जैसे आपको दिया है बेंजीन पर कौन सा ग्रुप है, COOH, इसकी रिएक्शन दी है आपको, देखो Br2 और FeBr3, Fe दे सकते हैं, FeBr3 दे सकते हैं। तो अब इसका जो आंसर आएगा देखो क्या आएगा अपने पास, ये COOH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, तो ब्रोमिनेशंस कहाँ होगा, मेटा पे, तो ये आपका क्या बनेगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये आपका बन जाएगा। देखो आप इसमें ब्रोमिनेशंस कहाँ पे हुआ, मेटा ब्रोमो पे हुआ है, तो ये मेटा पे कहलाएगा आपका। फिर अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़े रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी देख ले में। फर्स्ट देखो, वाई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, बेंजीन पर COOH जो है वो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते, डू नॉट अंडरगो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। क्यों नहीं देते, इसका रीजन है कि COOH ग्रुप क्या है आपका, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, तो रिंग सब्स्टिट्यूशन कम होता है। दूसरा, उसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो वापस देखो इसका आंसर, बिकॉज COOH ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, ये कैरेक्टर है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस का। जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो एनहाइड्रस AlCl3 COOH के ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो जाता है, ये लुईस एसिड का काम करता है, इसके लोन पेयर देता है, लोन पेयर डोनेट, और दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो उस समय कैटलिस्ट अवेलेबल नहीं हो पाता। तो दो रीजन हो जाएंगे इसके, COOH एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और दूसरा ये COOH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जो कैटलिस्ट है उसके साथ कंबाइन हो जाता है, इसलिए वो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे बेंजोइक एसिड या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे अपने पास COOH है, ठीक है, ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, COH। तो देखो CO ग्रुप इसमें एल्डिहाइड कीटोन वाला है ना, तो ये फिर एल्डिहाइड कीटोन वाली रिएक्शन है, क्यों नहीं देख रहे, ये देखो, ठीक है, CO ग्रुप है इसमें, तो क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इसका जो CO ग्रुप है वो OH ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, तो डायरेक्टली अटैच होता है तो इसमें रेजोनेंस में पार्ट करता है। देखो इसके लोन पेयर, ये तो CO ग्रुप और इसका OH का लोन पेयर दोनों रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो यहाँ वापस माइनस और इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड प्लस और ये H। तो इस तरह से अपन क्या बोले कि ये रेजोनेंस में पार्ट करता है, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड CO ग्रुप की रिएक्शंस नहीं देता है, ठीक है। और अपन हायर लेवल पे बात करें तो दूसरा अपन देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है SN2TH। कौन सी रिएक्शन होती है इसमें, SN2, तो नाम सुना होगा आपने, ठीक है, और TH का मीनिंग होता है टेट्राहेड्रल, SN2TH। तो इसकी थोड़ा आपको बताता हूँ कि एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड कीटोन में तो अलग तरह का मामला है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में कौन सी होती है, SN2TH, इसलिए इसका CO ग्रुप मेंटेन रहता है, वो पार्ट नहीं करता, या फाइनल वापस प्रोडक्ट में CO ग्रुप मिल जाता है। कैसे रिएक्शन होती है, जैसे CO और यहाँ एसिड और एसिड डेरिवेटिव में सब में चलेगा, तो मैं यहाँ OH की बजाय Z ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें अपन ने क्या ले लिया, ये न्यूक्लियोफाइल लिया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, देखो इस तरह से ये ऊपर जाएगा इधर, ठीक है, ये मैं R पार्ट ले लूँ इधर, तो इसमें रिएक्शन हो जाएगी R, यहाँ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा ये Z, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल। ये टेट्राहेड्रल देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल है इसलिए इसको SN2TH टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म बोल रहे हैं। ये जो माइनस चार्ज है ऊपर वाला देखो, ये वापस यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, और ये OH या Z ग्रुप है वो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो SN2 इसी में हो रहा है, तो यहाँ देखो R C डबल बॉन्ड O, और ये न्यूक्लियोफाइल बच जाता है, और ये Z माइनस बाहर निकल जाएगा। तो ये Z की जगह OH NH2 या Cl Br कुछ भी हो सकता है। तो ये एसिड और एसिड डेरिवेटिव में SN2TH रिएक्शंस होती है, इसलिए इसका CO ग्रुप वापस मेंटेन हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देखें अपन NCERT के अलावा भी, कि जैसे बीटा कीटो एसिड है, ठीक है, बीटा कीटो एसिड, ये आपका देखो COOH ग्रुप, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा कीटो एसिड है। बीटा कीटो एसिड यहाँ कितना होगा, CH2 आ जाएगा, ठीक है। बीटा कीटो एसिड को जब आप हीट करते हो विदाउट एनी रिएजेंट, तो इसमें से ये जो CO ग्रुप है ये CO2 की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और आपके पास बनता है देखो C डबल बॉन्ड O और ये CH3, CH2 है ये H यहाँ मिल जाएगा CH3,
और CO2 बाहर निकल जाएगी। तो क्या लिख रहा हूँ, बीटा कीटो एसिड को जब भी आप लोग हीट करोगे तो क्या रिमूव हो जाएगा, उसमें से CO2 रिमूव हो जाएगी। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये। दूसरा अपन क्या बोले, कीटोन की बात करते हैं, जैसे मैंने CH3 CO CH2 CH3 अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है। जब इसकी रिएक्शन पर एसिड के साथ आएगी, ठीक है, ये 3, तो इसका बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये पर एसिड के साथ आएगी तो पर एसिड का जो एक्स्ट्रा O है वो किधर की तरफ इंट्रोड्यूस करना है, ये बिगर ग्रुप की तरफ। क्या लिख रहा हूँ इसमें, बिगर ग्रुप जिधर हो उस साइड आपको ये CO की साइड इंट्रोड्यूस, ये स्मॉलर ग्रुप है, इधर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और ये आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, ये बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इससे एसिड के आपके डेरिवेटिव बन जाएंगे। ये क्या बन गया आपका, ईस्टर फॉर्मेशन हो गया। ये हुआ आपका ईस्टर फॉर्मेशन। एक और कंसेप्ट अपन देखते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं, वो आपका कहलाता है ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, तो आपको ड्राई डिस्टिलेशन से आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, या कैल्शियम सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब एक ही टाइप के एसिड का आपको सॉल्ट दे रखा है तो ये कैल्शियम सॉल्ट को आपको इस तरह से डिनोट करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ ये 2 टाइम्स है अपने पास CO और ये कैल्शियम सॉल्ट है, और ये अपने पास CH3, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट है। तो मैं कैल्शियम सॉल्ट को डिनोट कर रहा हूँ, ये आपका O और ये कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम पर +2 चार्ज है, तो ये एसीटेट -2 के 2 हो गए। इसको आप हीट कर रहे हो तो हीट करने पर यहाँ देखना कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है, ठीक है। तो Ca, ये Ca हो गया, ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, तो आपका ये CaCO3 ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा देखो, CH3 CO और CH3, और ये अपने पास बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका क्या बन गया, कीटोन। इस तरह से आपको हीटिंग इफेक्ट वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो, ये दे रखा है, ये भी एक ही सेम टाइप के एसिड का है, एक ही टाइप के एसिड का ही है, HC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये HC डबल बॉन्ड O, और इनसे कौन जुड़ा हुआ है, कैल्शियम जुड़ा हुआ है। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करें, हीटिंग करें, ठीक है, तो CaCO3 बाहर निकल जाएगा। देखो तो यहाँ क्या बन गया आपका, HC डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बना है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। आपको कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बनेगा ड्राई डिस्टिलेशन। तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखो जिसमें अपन ने दोनों अलग अलग दिए हैं, ठीक है। एक आपका फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है और एक एसिडिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है। ऐसे क्वेश्चन जब डिफरेंट आपको गिवन है तो उनको आप कैसे करोगे, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे लिख लो, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, और ये आपका कैल्शियम, प्लस दूसरा है, इसको भी आप ऐसे नोट कर लो, कैल्शियम का सॉल्ट है, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब अपन क्या करें, इसको हीट कर रहे हैं, दो अलग अलग है, दोनों को लिख लिया, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाओ, देखो इसमें, तो ये बन जाएगा, देखना अपने पास, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ देखो CaCOO, इसको ले लेता हूँ मैं, और यहाँ भी देखो इसमें CaCOO, मैं इधर से ले लेता हूँ, और यहाँ अपने पास आ गया ये इसका O और ये इसका O, ये आ गया। अब आप देखो ये वाला पार्ट जो बच रहा है, ठीक है, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो इसके जो 2 मॉलिक्यूल है, 2 टाइम्स आपका क्या बन गया, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, और 2 टाइम्स आपका बना है, देखो इसमें CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो ये जो H बच रहा है ये इसके साथ चला जाएगा और ये CH3 वाला पार्ट इसके साथ चला जाएगा, तो ये आपके एसिटल्डिहाइड क्या 2 मॉलिक्यूल।
तो इस तरह से आपके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जब 2 डिफरेंट दे रखा है तो ऐसे 2 टाइम्स कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेंगे, और ये 1 टाइम दे रखा है तो आपको एक ही मॉलिक्यूल दे रखा है तो इस तरह से बाहर निकलेगा। तो ये सब डिफरेंट आपके नीट और मेंस लेवल तक का है, काम आपका कंप्लीट हो जाता है इस सब पढ़ने से। जो मैंने आपको एनसीईआरटी बेस के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हुई है, ट्रिक्स बताई हुई है, इन सबको आपको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ साथ। जो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मैं ऑर्गेनिक की और इसमें ऐड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।